हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड आपको पढ़ा रही हूँ। उसके अंदर हमने 2 यूनिट कर लिए हैं और हम थर्ड यूनिट का चैप्टर कर रहे हैं। पहला चैप्टर, थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं, उसमें से हम पहला चैप्टर कर रहे थे। तो इसमें हमने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ा है और उसके अंदर हमने किसी गैस के अणु के जो स्थिति है वो r और r प्लस डी आर के बीच तथा उसका वेग c और c प्लस डी सी के बीच होने की प्रायिकता हमने कल निकाल ली थी और इसके आधार पर हमने मैक्सवेल ने जो वेग वितरण का नियम दिया था उसको हमने परिभाषित करा था समीकरण 4 से। लेकिन समीकरण 4 जो है वो इनकम्प्लीट है क्योंकि इसके अंदर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कैपिटल C जो हमारी ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले आज हम इस C का जो मान है वो ज्ञात करेंगे। तो C का मान हम ज्ञात करने के लिए हमें पता है जब भी कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं। तो हम यहाँ भी सीमांत मान का यूज करेंगे। तो इन्होंने क्या कंडीशन लगाई है कि हम जानते हैं समीकरण 4 के सभी संभव वेगों के समाकलन करने से एकांक आयतन में अणुओं की औसत संख्या n बार प्राप्त होगी। तो क्या कंडीशन है कि द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज विल ऑलवेज बी सेम एंड इट विल बी इक्वल टू n बार। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको अप्लाई हम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इस पूरे का इस समीकरण 4 का समाकलन करें तो टोटल नंबर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, n बार के बराबर होना चाहिए। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। c तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और बाकी इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेंगे। अब हमें मालूम है c जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सी स्क्वायर जो है वो हमारा सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर है, तो हम उसका मान रख देते हैं। और इसी प्रकार डी क्यूब सी भी 3 घटकों में विभक्त हो जाएगा, डी सी एक्स, डी सी वाई और डी सी जेड। तो हमने ये सारे मान रख दिए। अब देखो इसके अंदर से x वाला पार्ट हम अलग कर सकते हैं, y वाला अलग, z वाला अलग कर सकते हैं। तो आपके पास 3 इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है। तो हम पहला वाला पार्ट अलग कर दिया जो केवल x का है, फिर y का, फिर z का और फिर इक्वल टू n बार लिख लिया। और ये सारे इंटीग्रेशन हमारे क्योंकि सभी संभव वेगों के लिए है इसलिए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो जाएंगे। हाँ, तो हम इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक करते हैं और हम उसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। x का अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, y का अलग, z का अलग। तो इसमें अब ये अगर हम इंटीग्रेशन ध्यान से देखें तो ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका मान हमें ऑलरेडी पता है। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला होता है, अगर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो, e टू दी पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो इस ऐसे इंटीग्रेशन का जो मान है, हल है, सॉल्यूशन है, वो अंडर रूट पाई बाई ए होता है। तो ये सिमिलर चीज हम इस वाले इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जहां हम m/2kt को a मान सकते हैं। तो अगर हम इसको माने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर अंडर रूट पाई बाई ए आएगा, इसका आंसर भी अंडर रूट पाई बाई ए आएगा और तीसरे का भी अंडर रूट पाई बाई ए आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गया, जो पाई है, जो a है उसका मान हमने रख दिया m/2kt। तो अब हम इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं 2πkt/m। ये जो मान है ये हम तीनों इंटीग्रेशन के लिए अगर लिखते हैं, 3 बार लिखेंगे तो ये अंडर रूट में है तो ये 3/2 हो जाएगा। तो c इंटू 2πkt/m होल 3/2 इक्वल्स n बार। अब c का मान हमने
वर्कआउट कर लिया। तो ये हमारा C का मान आ गया। इस C के मान को हम यहाँ पर रख देते हैं। रखते ही हमारे को FC d क्यूब C का मान मिल गया। अगर हम केवल FC निकालना चाहें यानी, तो वो क्या हो जाएगा, d क्यूब C दोनों तरफ से हटा दीजिए, तो ये आपका FC का मान आ गया। अब FC क्या चीज थी हमारे, ये एक बार आप वापस देख लीजिए। FC d क्यूब C हमारा क्या था, एकांक आयतन में ऐसे अणुओं की औसत संख्या थी जिनका वेग C और C प्लस DC के मध्य था। और FC क्या था, वेग वितरण फलन, यानी जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर जो वेलोसिटी है या वेग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, उसके बारे में कौन सा फलन बताता है, FC बताता है। और वो कैसे बताता है, उसके अंदर जो C का मान है कुछ इस प्रकार से वितरित होता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमने एक पार्ट निकाल लिया, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी का वेग वितरण नियम निकाल लिया। अब हम इसको अगर ये तो हमने त्रिविमीय लिखा है, अगर हम इसको सिंगल डायमेंशन में स्टडी करें तो उसका घटक कैसे होगा वो हम पढ़ लेते हैं। तो हम नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट यूनिट सिंगल कंपोनेंट। तो एक वेग घटक का वितरण कर रहे हैं। तो एक वेग के घटक का वितरण में हम क्या करेंगे, अणु का जो वेग है वो हम केवल एक पर्टिकुलर विशेष दिशा में ही निकालना चाहते हैं। जैसे हम केवल Cx का मान निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए वेग वितरण हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास वेग वितरण का फंक्शन है, उसको हमारे को केवल कितना यूज करना पड़ेगा, हमें केवल x दिशा का ही मान निकालना होगा। तो इस प्रकार हमें किसका मान निकालना होगा, FCx dCx का मान निकालना होगा। तो FCx dCx क्या है, प्रति एकांक आयतन में उन अणुओं की औसत संख्या है जिनके वेग का x घटक Cx व Cx प्लस dCx के बीच में है। केवल x घटक की बात हम कर रहे हैं। तो अब x घटक की बात करने के लिए हमारे को कैसे निकालना पड़ेगा, इसे ज्ञात करने के लिए उन सभी अणुओं का योग ज्ञात किया जाता है जिनके वेगों के x घटक इस परास में आते हैं। तो केवल x कंपोनेंट को हम देखेंगे और बाकियों का तो हमारा कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन x घटक का हमारे को एक पर्टिकुलर रेंज कंसिडर करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखिए। तो हमें क्या निकालना है, केवल FCx dCx निकालना है। इसमें Cy और Cz जो है उनका तो कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा, लेकिन x घटक जो है उसका इंटीग्रेशन हमारा नहीं, कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे को रेंज कितनी रखनी है, इसमें Cx से लेकर Cx प्लस dCx तक ही रखनी है। तो अब हम क्या करते हैं, जो FC d क्यूब C था वो फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब y और z का तो हम इंटीग्रेशन जैसे करा था पहले वैसे ही ओवर द होल स्पेस करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन x अक्ष वाले जो घटक है उसको बाहर निकाल लिया हमने, क्योंकि इसके अंदर हमें केवल रेस्ट्रिक्टेड केवल dCx तक ही चाहिए, तो ओवर द होल स्पेस नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब इसके अंदर देखिए C e टू दी पावर माइनस mCx² अपॉन 2kT dCx आ गया, और इन दोनों के हमारे को मान मालूम है, ये वही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के हिसाब से होंगे। तो अब इस मान का ये जो मान है, अगर हम इसको C के साथ गुणा कर दे तो हम उसको एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं जिसको हम कह देंगे C डैश। अब C डैश का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। तो C डैश का मान वही पूर्व के भांति ही हमारे बाउंड्री कंडीशन या सीमांत मान की सहायता से निकालेंगे। वही ले लेते हैं कि हमारे को मालूम है अगर किसी भी उसको ये वेग वितरण फलन को अगर ओवर द होल स्पेस अगर उसको इंटीग्रेट करें तो अणुओं की औसत अणुओं की संख्या n बार होगी। तो हम यहाँ पर भी वही चीज यहाँ पर लगा देते हैं n बार, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इससे आपका C डैश का मान निकल जाएगा। C डैश का मान निकलते ही हम उसको FCx dCx में रख देंगे।
अब ये रखते ही आपका पास क्या आ गया, ये आपका वेग वितरण का फलन आया केवल एक ही दिशा में, यानी वेग वितरण जो आपका है वो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस ओनली हमारा निकल गया। अब इसके जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि उससे हमारे को क्या क्या चीज समझ आई। तो सबसे पहले हमारे पास है वेग घटक का औसत मान, द एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट। तो क्या हुआ, हमारे को उपरोक्त जो समीकरण है उससे क्या प्राप्त होता है कि जो वेलोसिटी कंपोनेंट है cx के परित सममित रूप से वितरित है, यानी अगर हम यूनि डायरेक्शन मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में देखें तो जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो cx के चारों तरफ सिमेट्रिकल है, एक समान रूप से वितरित है। अगर हम इनकी प्लॉटिंग करें ना तो कुछ इस तरीके की प्लॉटिंग आती है। अतः अणु के किसी वेग घटक का औसत मान सदैव शून्य होगा। अब क्योंकि सिमेट्रिकल है तो अगर हम उसके एवरेज वैल्यू निकालेंगे इट विल कम आउट टू बी 0। यह सम्मति भौतिक रूप से स्पष्ट है क्योंकि cx की जितनी पॉजिटिव होने की संभावना है उतनी ही नेगेटिव होने की संभावना है। ये तो फिजिकली भी ये सही है क्योंकि जो अणु है, गैस के अणु है, जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव भी हो सकते हैं। और गणितीय औसत की परिभाषा से अगर हम लिखें तो एवरेज cx का मान कैसे लिखते हैं, औसत की परिभाषा से 1/n माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ सी एक्स सी एक्स डी सी एक्स, यही लिखते हैं हम, है ना, जहां पर एफ सी एक्स का फलन है और सी एक्स स्क्वायर पर निर्भर करता है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, ये भी एक सममिति को ही प्रदर्शित करता है। और समाकलन के अंदर समाकल मतलब इनसाइड द इंटीग्रेशन cx और माइनस cx का प्रभाव नष्ट हो जाता है और कुल मिला के cx जो एवरेज cx का मान है वो 0 हो जाता है। तो ये एक सबसे पहला हमारा कंक्लूजन निकलता है। अब दूसरी चीज है हमारी मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अधिकतम प्रसंभाव्य वितरण फलन। तो अधिकतम प्रसंभाव्य वितरण फलन निकालने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैक्सिमा की वैल्यू के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी से। तो आपने प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ी थी, किसी अणु के वेग घटक के cx और cx प्लस dcx के बीच होने की प्रायिकता जो है वो p से थी, p dcx। अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पे पी सी लिखा हुआ था और डी क्यूब सी लिखा हुआ था, क्योंकि हम एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए ये पी सी एक्स डी सी एक्स लिखा हुआ है। और ये किसके बराबर था, आपने इससे पहले जो फॉर्मूला निकाला था एफ सी डी सी एक्स वाला, वो दिखा देती हूँ आपको। उसमें हमने क्या डिफाइन किया था कि जो भी प्रायिकता है वो n से गुणा होगी तब वो एफ सी डी क्यूब सी के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे ही हम इसके अंदर प्रायिकता को निकालने के लिए एफ सी एक्स डी सी एक्स से n बार से भाग लगा देते हैं। अब इसका मान हमें मालूम है, रख दिया और सिंप्लीफाई कर लिया हमने। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारी प्रायिकता आ गई किसी अणु के वेग के घटक के cx और cx प्लस dcx के बीच में स्थित होने की प्रायिकता आ गई एक सिंगल अणु के केवल x दिशा में और इसी वेग के अंदर होने की संभावना आ गई। अब हम क्या करेंगे अधिकतम मान के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, तो हम मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, जिसके सापेक्ष मैक्सिमा निकालते हैं उसका जो डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव वो 0 होना चाहिए। तो हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करके और उसको इक्वल टू 0 करके हम क्या निकाल लेते हैं, cx का मान निकालते हैं। तो cx का मान देखो क्या आ रहा है, cx का मान आ रहा है 0। अब हम ये जो मान है ये हम ऊपर वाले सूत्र में रख देते हैं। तो cx का मान अगर 0 रखें तो सिंपली हमारे पास
क्या रह जाएगा, पी सी एक्स डी सी एक्स का मान केवल ये पार्ट हमारा 0 हो गया, तो हमारे पास अंडर रूट एम अपॉन 2 पाई के टी रह जाएगा। तो ये हमारा अधिकतम मान हो गया जो हम निकालना चाहते थे। मैक्सिमम पॉसिबल प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया, और इसके अंदर हमने ये देखा है कि वो m के साथ बढ़ता है और एफ सी एक्स के साथ घटना शुरू हो जाता है। एक और चीज हम इसी के साथ साथ निकाल सकते हैं, वो ये है कि सी एक्स के किस मान के लिए पी सी एक्स का मान 1/e ऑफ मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये बहुत ही आसान है, हमें क्या निकालना है, पी सी एक्स का मान निकालना है जब पी सी एक्स का मान 1/e ऑफ पी सी एक्स मैक्सिमम हो जाए। तो पी सी एक्स का फॉर्मूला रख दिया और पी सी मैक्सिमम का फॉर्मूला रख दिया, दोनों को सिंप्लीफाई करके हम सिंप्लीफाई करते हैं तो e इस तरीके से आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास सी एक्स का मान आ गया अंडर रूट 2k t अपॉन m, यानी इस सी एक्स के मान के लिए जो पी सी एक्स का मान है वो मैक्सिमम जो मान है उसका 1/e के बराबर होगा। तो ये चीजें हमने इसके अंदर पढ़ ली। अब इसके अंदर हमारा जो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर हमारा जो मुख्य रूप से हम 3 चीज़ें इसमें निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो अब ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ये क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम अगले उसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमने अभी तक जो पढ़ा है वो वेलोसिटी के लिए पढ़ा है। अब वेलोसिटी जो है, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मैक्सवेल का वेग वितरण का नियम हमने पढ़ा है अभी। लेकिन अगर हम वेग की बात करते हैं तो वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो उसके अंदर जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स है वो प्लस और माइनस दोनों में हो सकते हैं। हम वो आरएमएस वैल्यू वगैरह ये फॉर्मूले ज्ञात करने से पहले हम मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड की बात भी करेंगे। अगर हम मैक्सवेलियन वितरण, वेग वितरण फलन के बजाय हम चाल वितरण फलन का अध्ययन करेंगे तो इस फॉर्मूले में किस प्रकार से परिवर्तन होगा, क्योंकि आपको ध्यान है चाल जो है वो एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।